इवनिंग क्लास। आज हम अध्ययन करेंगे मृदा क्षरण व उसका संरक्षण, किस तरह से मृदा का क्षरण होता है और किस तरह से हम लोगों को उसका संरक्षण करना चाहिए। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मृदा क्षरण है, सबसे पहले तो मृदा क्षरण है वो कहते किसे हैं। कौन स्वरूपी तुम्हारी मृदा ये है ना, और इसका यहाँ से जैसे ये मृदा है आपकी, तो ये सरफेस है और यहाँ पे क्या है, ये बहुत सारे क्या है मृदा के क्या है कण है। अगर ये कण मृदा का ये कण अगर अपनी जगह से भौतिक रूप से कहाँ पे है, इस जगह पे है। अगर मान लो कि किसी भी कारण से, हवा से, पानी से या किसी भी कारण से वो क्या हो जाए, अपने भौतिक स्थान से यहाँ से हटकर कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मृदा क्षरण बोल देंगे। हम कह सकते हैं कि मृदा कण का भौतिक रूप से किस रूप से, भौतिक रूप उसका क्या है, यहाँ पे। अगर भौतिक रूप से मृदा के कण का अपनी जगह से हट जाना या अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाने को ही क्या बोलेंगे, मृदा क्षरण बोलेंगे। अब मृदा क्षरण है वो कितने तरह का होता है, तो मृदा क्षरण है वो दो तरह से होता है। एक तो क्या है, प्राकृतिक कारक। एक कौन सा कारक है, प्राकृतिक कारक। और दूसरा क्या है, त्वरित कारक। अगर हम बात करें प्राकृतिक कारक की, तो प्राकृतिक कारक में क्या इंक्लूड होता है, प्राकृतिक कारक में जो सोइल का जो नेचुरल सोइल फॉर्मेशन होता है और सोइल जो इरोजन होता है, सोइल जो क्षरण होता है, मृदा जो क्षरण होता है, हम इसको इंक्लूड करते हैं। और त्वरित क्षरण है, हम उसमें इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे ये जंगल था, यहाँ पे पेड़ थे और क्या किया किसान ने, क्या किया, इन पेड़ों को काट के यहाँ पे क्या करने स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चर क्रॉप लगाना स्टार्ट कर दी। जैसे गेहूँ है, धान है, मूंग और जो भी है, मतलब जो उस एरिया में क्रॉप होती है वो लगाना स्टार्ट कर दी। तो अब यहाँ पे पेड़ था, तब तो यहाँ पे क्या और भी घास फूस नीचे बहुत सारी थी, तो सारी जमीन क्या थी, कवर थी। तो हवा भी आए, पानी भी आए, तो क्या है, इन जमीन को जकड़े रखती थी इन पेड़ों की जड़ें। तो मृदा का जो इरोजन होता था, मृदा का जो क्षरण होता था, सोइल इरोजन होता था, वो क्या होता था, कम होता था या फिर नहीं के बराबर होता था, नहीं होता था। और अगर मान लो कि इसने क्या कर दिया, सफाया कर दिया, बिल्कुल सोइल अब ऐसे कर लिया, तो हवा भी आएगी, तब भी इस सोइल को अपने भौतिक रूप से हटा देगी। अगर पानी भी, अगर बारिश हुआ तब भी क्या आएगी, बह के पानी इसके साथ चला जाएगा, तो तब भी वो क्या हो जाएगा, अपने घर से अपनी जगह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, त्वरित क्षरण बोल देते हैं। इसको भी हम क्या बोल देते हैं, त्वरित क्षरण बोल देते हैं। प्राकृतिक जो क्षरण होता है उसमें जैसे बोला जाता है कि एक स्टडी है सोइल साइंस की, तो उस सोइल साइंस की स्टडी में बोला गया है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर, जैसे ये तुम्हारी सोइल है, यहाँ तक क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। इस सोइल को इसको सोइल बनने में, मतलब पेरेंट मटेरियल था जो तुम्हारा पैतृक पदार्थ था, जैसे पैतृक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, बालू पत्थर भी हो सकता है, बालू पत्थर भी हो सकता है, चट्टान जो डिफरेंट टाइप की, जो अवसादी चट्टान भी हो सकती है, आग्नेय चट्टान भी हो सकती है। इससे इस सोइल छोटे छोटे कणों के रूप में जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, उसमें बनने के लिए कितने साल लगेंगे, 1000 साल। कितने ईयर लगेंगे, 1000 साल लग जाते हैं। तो तुम खुद समझो कि इस सोइल प्रोसेस है, जो सोइल बनने की जो प्रोसेस है वो कितनी स्लो हो सकती है। तो ये बोला जाता है कि 1000 साल में कितनी सेंटीमीटर सोइल बन पाती है, 2.5 सेंटीमीटर सोइल का ही क्या हो पाता है, फॉर्मेशन हो पाता है। तो प्राकृतिक क्षरण है वो क्या है, जितनी सोइल बनेगी लगभग उसके इक्वल क्या होता है, मतलब वो बैलेंस रहता है। उससे क्या होता है, किसान की जो सोइल फर्टिलिटी है, जो किसान खेती करता है, उसमें क्या नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये हमारे किसान के लिए न तो बेनिफिशियल है और न ही क्या है, हार्मफुल है। ये एक ऐसा क्षरण है जो क्या होता है, प्रकृति के द्वारा ही कंट्रोल होता है, तो जितना फॉर्मेशन हुआ उतना ही क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। तो ये क्या है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि भी इतना लॉस हो किसान को। जो सबसे ज्यादा लॉस होने वाला जो क्षरण है वो कौन सा है, त्वरित क्षरण है। क्योंकि त्वरित क्षरण में किसान क्या करता है, पेड़ों को काट दिया, पेड़ नहीं लगाएगा या फिर फसल चक्र नहीं अपनाएगा। जैसे फसल चक्र भी इसमें त्वरित क्षरण को क्या करता है, प्रमोट करता है। जिस तरह से मान लो कि तुमने अभी गेहूं लगा रखी है और आगे तुमने इसमें काट के क्या लगा दिया, धान लगा दिया, तो एक ही फैमिली की क्या लगा रहे हो, फसल लगा रहे हो। एक फैमिली का मतलब ये है कि फैमिली का मतलब ये है कि उसमें एक स्पेसिफिक
क्वालिटी है, क्योंकि उसकी जड़ें क्या है, पर्टिकुलर डेप्थ तक की जाएगी, वहीं से क्या करेगी, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगी। और जो दूसरी तरफ है, जैसे मान लो कि हमें तुमने गेहूं लगाई और अगली साल तुमने क्या लगाया, लोबिया लगाया, तो इसकी जड़ें नीचे तक जाएगी और भूमि को क्या करेगी, जकड़े रखेगी और सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो सॉइल फसल चक्र को भी क्या नहीं अपनाना भी किसान को क्या है, त्वरित चरण के अंदर आता है। त्वरित चरण के अंदर आता है। त्वरित चरण है और नेचुरल जो चरण है वो किस तरह से, मतलब कौन है, मैकेनिज्म क्या है। इसको शक्तियां भी बोल दो या फिर मैकेनिज्म बोल दो, कुछ भी बोल दो। शक्तियां या जो कौन से ऐसे कारक है, शक्तियां बोलो, फैक्टर बोलो या मैकेनिज्म बोलो, कौन सा ऐसा शक्तियां हैं जो इसको क्या करती है, प्रमोट करती है, या फिर प्रमोट नहीं, जो किसके थ्रू है वो सॉइल इरोजन होता है, किसके थ्रू मृदा क्षरण होता है। तो इसमें दो कारक होते हैं, एक तो क्या होता है, वायु है, मतलब विंड है, और दूसरा क्या है, जल है। दूसरा क्या कारक है, जल है। सबसे ज्यादा जो राजस्थान में अगर पूछा जाए कि वायु क्षरण है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। और अगर जल क्षरण का पूछा जाए कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। अगर राजस्थान में क्या पूछ लिया जाए, राजस्थान में वायु क्षरण पूछ लिया जाए और क्या पूछ लिया जाए, जल क्षरण पूछ लिया जाए, तो सबसे ज्यादा वायु क्षरण है वो राजस्थान में कहाँ होता है, जैसलमेर में होता है। और सबसे ज्यादा अगर जल क्षरण का पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा जल क्षरण कहाँ होता है, कोटा में होता है। अगर हमें जल क्षरण जो मृदा क्षरण है उसके बारे में अगर सीधा पूछ लिया जाए कि लगभग अपनी पूरी दुनिया, पूरे भारत में है वो हर साल कितनी मिट्टी है वो क्या हो जाती है, क्षरण हो जाती है, वायु के द्वारा हो या चाहे वो जल के द्वारा। तो हम कितना बोलेंगे, 16.4 टन, लगभग कितना, 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर क्या हो जाता है, मृदा का क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। कितना, और परमिसेबल लिमिट मतलब होना कितना चाहिए, नेचुरल रूप से कितना होना चाहिए, 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ये तो है हमारा क्या है, परमिसेबल लिमिट, जो ऐसी लिमिट है जो यहाँ तक अगर 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर अगर क्षरण हो रहा है तो ठीक है, मतलब हमारी जो सोयल फर्टिलिटी है वो क्या नहीं होती, डैमेज, खराब नहीं होती, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर पर हमारे वो कितना रहा है, 16.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हो रहा है, जो हमारे जो किसान है उसके लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे जल क्षरण का। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जल क्षरण पढ़ेंगे। कारक में क्या पढ़ेंगे, जल क्षरण पढ़ेंगे। जल द्वारा मतलब क्षरण, जल के द्वारा जब भौतिक, जैसे मैंने बोल दिया कि मृदाकण का अपने भौतिक रूप से मृदाकण का अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, मतलब चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, मृदा क्षरण बोल देते हैं। अब ये मृदा का कण है, ये अपनी जगह से कैसे जाता है, या तो ये जाता है जल द्वारा या ये किसके द्वारा जाता है, वायु द्वारा। जब भौतिक रूप से मृदा का कण जल द्वारा अपने जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, जल क्षरण बोल देंगे। और अगर वायु द्वारा हो जाता है तो वो वायु क्षरण बोल देंगे। तो जल क्षरण है वो कितने प्रकार का होता है, प्रकार, जल क्षरण के क्या है, प्रकार। वैसे तो तुम्हारे यहाँ पे 4 ही प्रकार का दिया हुआ है, वैसे टोटल है वो 7 प्रकार का जल क्षरण होता है, पर तुम्हारी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 4 प्रकार का ही जल क्षरण दिया हुआ है। तो कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लैश, जो बौछार होती है, बौछार क्षरण। इसको याद रखना क्योंकि बौछार मैंने के हिंदी में भी वो क्या लिख लेता है, स्प्लैश क्षरण, स्प्लैश इरोजन, ये लिख देता है वो, मतलब स्प्लैश क्षरण लिख देता है सीधा। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि मतलब बौछार भी याद रखो। तो लोग जो अगर मान लो कि 12th क्लास में हो तो हिंदी मीडियम है तो तुम्हें ये नाम ज़्यादा जल्दी याद रहेगा इसके कंपैरिजन में, पर एटलीस्ट तुम इतना याद
याद रखो कि इसको ये भी बोलते हैं, मतलब लिख ना पाओ तो कोई बात नहीं है, पर इसको क्या तुम याद रखो कि बौछार को हम क्या बोलते हैं, स्प्लैश क्षण बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या हो गया, सीट क्षरण, या फिर क्या बोल, सीट क्षरण या सीट इरोजन। तीसरे प्रकार का है वो क्या है, रिल इरोजन, मतलब रिल क्षरण हो गया। और चौथा है वो क्या है, गली। सबसे पहले तो तुम इसको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं रटना है इसको कि किस तरह से होता है। मैंने तुम्हें स्प्लैश इरोजन या फिर बौछार क्षरण जो भी है, इसको हम बहुत ही सिंपल ढंग से पढ़ेंगे। स्प्लैश सीट, और एक तो तुम्हारे जब आईसीआर का एग्जाम होगा, जेट का एग्जाम होगा, तो तुम्हारे क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है वो जल क्षरण का प्रकार है। स्प्लैश क्षरण, सीट क्षरण मतलब बौछार हो गया, सीट को परत बोल देंगे, रील हो गया और गली हो गया। इसको रील और गली याद रखो, इनमें से ये पूछ लिया जाएगा। फिर उसके आगे जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है इरोजन की, जो जल क्षरण की जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, ये है फर्स्ट स्टेज। क्या होती है ये फर्स्ट स्टेज कैसे होती है, जिस तरह से ये तुम्हारा के यहाँ पे सोइल के कण पड़े हैं, मृदा कण है, जैसे ही बारिश आती है तो क्या होते हैं, जैसे ही बारिश आई और बारिश से क्या हुआ, इसके कण के ऊपर पड़े तो ऑब्वियसली ये कण अपनी भौतिक रूप से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसको क्या बोल दिया, भौतिक रूप से। सबसे पहले जब बारिश आई तब क्या हुआ, भौतिक कण है, मृदा का जो कण है वो भौतिक रूप से यहाँ था, फिजिकल रूप से वो यहाँ प्रेजेंट था। जब उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरी तो वो अपने भौतिक जगह से अटके क्या हो गया, दूसरी साइड में हो गया। हमने क्या बोला है कि अगर मृदा का कण भौतिक रूप से जहाँ पे अपने भौतिक स्वरूप में पड़ा है वहां से मृदा का कण अगर दूसरी जगह चला जाए तब हम उसको क्या बोल देंगे, क्षरण बोल देंगे। तो हम इस प्रकार के क्षरण को क्या बोलेंगे, स्प्लैश क्षरण बोल देंगे। मतलब बारिश की बौछार पड़ी और बौछार से क्या हुआ, मृदा का कण जहाँ पड़ा था वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, उसको दूसरी जगह चला गया, हमने उसको क्या बोल दिया, स्प्लैश इरोजन या फिर क्या बोल दिया, बौछार क्षरण बोल दिया, क्योंकि ये बौछार के द्वारा। अगर मान लो कि बारिश तेज है, वर्षा की गहनता, अगर अब इसके बारे में ज्यादा लिखना क्या है, तुम पहले लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या हुआ, मृदा की जो जल की जो बूंदे हैं वो गिरी, वो मृदा का कण है वो भौतिक रूप से इधर उधर हो जाता है, इसमें हम क्या बोल देंगे, स्प्लैश क्षरण बोल देंगे। ये अगर तुम इसको आगे ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो तुम इस तरह से बढ़ा सकते हो कि अगर वर्षा की गहनता है, अगर ज्यादा वर्षा है तो वो मृदा के कण है वो ज्यादा इधर उधर होंगे, अगर गहनता कम है, इंटेंसिटी कम है, तो मृदा के कण है वो, अगर सपोज करो कि यहाँ पे मृदा की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है तो मृदा कण है वो यहाँ से लेकर यहाँ उछल जाएगा, और अगर मृदा की तीव्रता है वो बहुत कम है तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम लिख सकते हो। अब यहाँ से वो क्या हुआ, यहाँ पे था, यहाँ पे तो भौतिक स्वरूप था उसका, भौतिक फिजिकली वो प्रेजेंट कहाँ था, यहाँ था, और यहाँ से वो कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब सुनो सीट में क्या हुआ, जैसे ये है और ये हमारा था, पहले था और ये यहाँ आ गया, ठीक है, मान लो ये यहाँ आ गया। अब बारिश है वो, ये तो है नहीं कि भी बारिश है वो इतनी बारिश होके रुक गई, अगर मान लो कितनी बारिश हुई, मतलब 2-3 मिनट बारिश हुई रुक गई, तब तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा क्षण होगा, स्प्लैश क्षण होगा, मतलब बौछार क्षण होगा। हम बोल देते हैं ना कि आज तो सिर्फ और सिर्फ बौछारें पड़ी थी, ज्यादा बरसात नहीं थी। अगर मान लो बौछार के बाद अगर 15-20 मिनट 15 मिनट क्या रहे, बारिश रहे, तब क्या है, पानी क्या हो जाता है, बहने लग जाता है। तो पानी अपने साथ सॉल्यूशन बना के, और जो मृदा के भौतिक कण थे, जैसे मान लो कि ये क्या है, अपने जगह से उठे हुए कण, ये सारे क्या होंगे, पानी के साथ एक सॉल्यूशन बना के और क्या हो जाएंगे, बहने लग जाएंगे, और जिस तरह ढलान होगा उस तरह ये पानी बहने लग जाएगा। तो ये क्या है, सीट क्षरण होता है, मतलब एक बिल्कुल बारीक पतली लेयर है सोइल की, और वो क्या हो गई है, सारी पानी के साथ बह गई है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा क्षण है जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो नुकसानदायक क्षण कौन सा होता है, नुकसानदायक क्षण होता है वो कौन सा होता है, यही वो क्षण है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है, जिसको यहाँ तक बोल देते हैं कि डेथ ऑफ डाटा। इसको दूसरे
मतलब किसी किसान की मृत्यु, इस वाले चरण को क्या बोल दिया जाता है, किसान की मृत्यु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेथ ऑफ फार्मर किस चरण को बोलते हैं, तो सीड चरण को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो किसान की प्रॉपर्टी क्या है, किसान की प्रॉपर्टी उसकी सोइल फर्टिलिटी है। जब तुम्हारी सोइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो एक तरह से किसान की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, क्योंकि वो उगाएगा और कुछ दिन पैदा नहीं होगा। अब आगे जो ऋण चरण है, ठीक है, अब किसान, अब हमारा खेत ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हो, ऐसा खेत बहुत ही कम होते हैं जिसमें बिल्कुल ही क्या हो, इक्वल हो। तो कहीं से हमारा खेत क्या होता है, ऊपर होता है, और कहीं से हमारा खेत क्या होता है, नीचे होता है, मतलब ढलान हमारे खेत में मौजूद रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसी तरह से पानी बहेगा, क्या होगा, जैसे मान लो कि ये ऊंचा एरिया है और ये क्या है, नीचा एरिया है, तो पानी यहाँ से बह के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ पे छोटी छोटी क्या बन जाएगी, रील बन जाएगी, मतलब छोटी छोटी क्या बन जाएगी, नालियां बन जाएगी, उसे क्या बोल देते हैं, रील बोल देते हैं, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, रील इरोजन बोल देते हैं। और ये नालियां क्या है, जैसे इधर इधर नालियां बन जाएगी तो ये पानी किधर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे ऊंचाई है और यहाँ ढलान है तो दूसरे खेत में चली जाती है। अब चौथा टाइप है वो क्या है, गली इरोजन, ठीक है। अगर ये ढलान में तो क्या था, कम था, अगर ढलान क्या हो, कम हो, तब तो क्या बनते हैं, रील बनते हैं। और बारिश की इंटेंसिटी, अगर बारिश है वो कम है और इंटेंसिटी भी कम है, तब तो बनते हैं तुम्हारे रील इरोजन। गली इरोजन कब बनता है, जब तुम्हारे मान लो कि ढलान है वो बहुत ही ज्यादा है, तब क्या है, और बारिश की इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ऐसी नालियां बन जाती है जो क्या है, बहुत बड़ी 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 होती है, जिनको क्या नहीं किया जाता है। अगर इसमें और इसमें देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए, तो इसमें ढलान क्या होता है, कम होता है, इंटेंसिटी भी बारिश के क्या होती है, कम होती है। और इसमें देखा जाए तो ढलान, ऐसे एरिया में गली इरोजन होगा, ढलान भी ज्यादा होगी, जो इंटेंसिटी है बारिश की, वर्षा की, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तब वहां पे हमारा क्या होगा, गली इरोजन होगा। इसको हम लोग जैसे कल्टीवेटर वगैरह चलाएंगे तो ये ठीक है, मतलब हम उसको फार्मर अपने लेवल पे क्या कर सकता है, सही कर सकता है, पर इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो गली है, जो नाली बनी है वो क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी और गहरी भी होगी, तो उसके लिए अलग से मतलब प्रोसेस करनी पड़ती है खेत को लेवल वगैरह करने की। तो ये था हमारा क्या था, जल क्षरण। जल क्षरण में अगर हमें बोल दिया जाए कि जल क्षरण क्या है, तो जल क्षरण का बोल सकते हैं कि हमें पता है कि क्षण मर्दा का कण है ना, वो अपनी भौतिक जगह से अगर मान लो कि दूसरी जगह चला जाए ना, उसे क्या बोल देंगे, क्षण बोल देंगे। और अगर वो जल द्वारा जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, जल और वायु द्वारा जा रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, वायु क्षरण बोल देंगे। और जल क्षरण है वो किस किस रूप में होते हैं, स्प्लैश में होता है, सीप में होता है, रील और गली में होता है। स्प्लैश का मीनिंग क्या था कि ये सबसे फर्स्ट स्टेज है, सबसे ज्यादा इनिशिएशन स्टेज है, जिसमें बारिश की बूंदें गिरी और तुम्हारा जो भौतिक स्वरूप था कण का हिल गया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लैश। उसके बाद में भौतिक स्वरूप तो हटा हुआ है, उसके बाद पानी बहने लग गया, और बहने के साथ साथ एक परत भी उसके साथ में क्या हो जाती है, बह जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड इरोजन बोल देते हैं, उसे डेथ ऑफ फार्मर भी बोल दिया जाता है। और सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो पूछा जाता है वही क्या है, सीड इरोजन है। अगर हमें जैसे हमारा खेत होता है वो बिल्कुल समतल तो होता नहीं, कहीं कहीं क्या होता है, ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है, मतलब उसकी टोपोग्राफी है वो क्या होती है, बिल्कुल इक्वल, बहुत ही कम टाइम होता है, कम ऐसा होता है जहाँ पे ऐसा हो कि वो बिल्कुल लेवल हो। तो उसमें क्या हो जाता है, जहाँ पे स्लोप ज्यादा होता है वहाँ पे गली इरोजन हो जाएगा, वहाँ पे जहाँ पे स्लोप कम है वहाँ पे रिल इरोजन हो जाएगा, और जहाँ पे इंटेंसिटी कम है हमारे, और बाकी में क्या हो जाता है, गली इरोजन होगा। इससे किसान तो ठीक कर सकता है, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है, एरो वगैरह, कल्टीवेटर वगैरह चला के, और इसको किसान के को स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये क्या था, जल क्षरण था। जल क्षरण और जल क्षरण के क्या थे, टाइप थे। अब जल क्षरण है उसको किस तरह से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो जल क्षरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले क्या आएगी, जलवायु, फिर क्या आएगी, स्थलाकृति, स्थलाकृति के बाद में क्या आएगी, मृदा गुण, मृदा गुण के बाद में क्या आएगी, वनस्पति,
कवर एरिया, है ना, क्षेत्र, मतलब हम समझ जाना। जलवायु स्थलाकृति और मृदा गुण और वनस्पति द्वारा कवर एरिया ये किस तरह से प्रभावित करते हैं, तो हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे कि जलवायु, तो हमें पता है जलवायु में क्या आएगा, टेम्परेचर भी आएगी, बारिश भी आएगा, और क्या आएगा, किस इंटेंसिटी से आ रही है, कितनी आ रही है, ये सब आएगा। जैसे जलवायु के मतलब जलवायु के अंदर हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से सर्दियों में जो माउंट होती है, जो बरसात होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे सर्दी में सर्दी है, तो सर्दी में क्या है, सर्दी में जो बारिश की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, तो सोइल इरोजन भी क्या होगा, कम होगा, मृदा का क्षरण भी क्या होगा, कम होगा। और जो रेनी सीजन है, जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में क्या है, बारिश की इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो सोइल इरोजन क्या होता है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होता है। स्थलाकृति में क्या है, जैसे ये टोपोग्राफी, अगर कोई खेत है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, तो उसमें जो इरोजन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक है प्लेन है तो उसमें क्या होगा, कम होगा। मृदा बालू मिट्टी को क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल, ठीक है, सैंडी सॉइल। फिर लोमी सॉइल को क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी, और क्ले, है ना, क्ले को क्या बोलते हैं, मटियार फिर चिक्का। अब हम आगे हम पढ़ रहे थे जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो हमने पढ़ लिया था जलवायु, स्थलाकृति, मृदा गुण और वनस्पति द्वारा कवर्ड एरिया ना। तो जल क्षरण को किस तरह से ये प्रमोट करते हैं, मतलब जल क्षरण को कौन सा ऐसा गुण है जो जल क्षरण को प्रमोट करता है, कौन सा ऐसा है जो जल क्षरण को क्या करता है, रोकता है, मिनिमाइज करता है, मतलब कम करता है। जलवायु जैसे तुमने बता दिया था कि जिस तरह से क्या होगा, बारिश की इंटेंसिटी है, बरसात की इंटेंसिटी है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब बाहर जो बारिश है उसके आने की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, जैसे मान लो कि बारिश आ रही है, बूंदे गिरी है, तो जितनी जितनी तीव्रता से गिरेगी वो मृदा कण है वो क्या होंगे, जो बहुत दूर तक क्या हो जाएंगे, उछल जाएंगे अपनी जगह से, तो उसको क्या बोलते हैं, जलवायु, है ना। और रेनी सीजन है उसमें ऐसा होता है कि सर्दी के कंपेरिजन में रेनी सीजन में क्या होता है, ज़्यादा मृदा क्षरण होता है। स्थलाकृति जैसे बोला जाए कि जैसे ये पहाड़ है, अंडुलेटिंग सोइल है, तुम्हारे ऊबड़ खाबड़ है, तो हमें पता है कि जब यहाँ से क्या होने वाला है, ज़्यादा मृदा क्षरण होने वाला है एज कम्पेयर टू किसके, मैदानी भाग है, तो उससे क्या होने वाला है, कम होना है। मृदा कण जो बालू मिट्टी है उसमें उसके जो मृदा कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जो लोमी सोइल है उसके मृदा कण है वो सैंडी सोइल से कंपेरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा पास में होते हैं, और क्ले सोइल है उसके बिल्कुल पास में होते हैं। तो मृदा जो सैंडी सोइल है उसमें क्या होगा, जैसे पानी बरसात आएगी तो बरसात आते ही क्या होगा, जल्दी इसके साथ में क्या होगी, ये बह जाएंगे, ये थोड़े से मतलब इसमें इसके कंपेरिजन में थोड़ा कम जो मृदा क्षरण है वो कम होगा। और क्ले सोइल में क्या होता है, जो मटियार मृदा होती है, जो तुम्हारी जिसको चिक्का मिट्टी बोल देते हैं, उसमें क्या होता है, जकड़े हुए रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, कम होगा। वनस्पति द्वारा कवर एरिया की बात करेंगे तो जैसे कोई भी ऐसा एरिया, जैसे ये है, ये एक ऐसी जमीन है जो क्या है, खाली है ना, और एक ऐसी जमीन है जिसमें क्या है, क्रॉप खड़ी है, वो भी क्या है, कौन सी क्रॉप, मान लो कि लोबिया खड़ी है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें लोबिया है तो लोबिया का पौधा पूरी तरह से कवर किया है, जमीन को भी, उसकी जड़ें और जमीन को जकड़ी हुई है, मतलब मृदा को जकड़ी हुई है, तो क्या इससे होने वाला लॉस और इससे होने वाला लॉस, इसमें तो बरसात आएगी पहले तो इस पर गिरेगी तो इसकी इंटेंसिटी वैसे ही कम हो गई है, और फिर उसके बाद नीचे जाएगी, और नीचे जाने के बाद में भी वो क्या होगी, सोइल के अंदर पानी जाएगा, और यहाँ पे क्या सीधा यहाँ पड़ेगा, यहाँ से जो सीधा डायरेक्ट किस पे इफेक्ट आ रहा है, तो जो मृदा का कण है उस पर आ रहा है, और डायरेक्ट बौछार वाला जो प्रोसेस है उसको इनिशिएशन कर देगा, जैसे जैसे बारिश आती है इसको क्या करने स्टार्ट कर देगा, सीट वाले में आते आते वो गली और रील और गली में आ जाएगा। तो जो वनस्पति से कवर्ड एरिया उसमें क्या होगा, कम सॉइल इरोजन होगा, और जो खाली पड़ी भूमि है उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। आज हमने अध्ययन किया था कि मृदा क्षरण पढ़ा था, संरक्षण नहीं पढ़ा है। संरक्षण की विधियां हैं वो हम लोग किस तरह से, मतलब जो जल द्वारा क्षरण होता है मृदा का, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसको किस तरह से किसान है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसकी स्टडी कल करेंगे। आज हमने पढ़ लिया था कि मृदा जो क्षरण है उसे किसे कहते हैं, और जल क्षरण मृदा क्षरण कितने टाइप से होता है, और जल क्षरण है वो कितने टाइप से होता है, और जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। मृदा क्षरण हमने कैसे बोल दिया था कि कोई भी ऐसा जो क्या है, मृदा का कण है वो अपने भौतिक स्थान से पड़ा है, और उसको किसी भी तत्व के द्वारा, किसी भी शक्ति के द्वारा, किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू उसका
उसका भौतिक जगह से क्या हो जाना, अलग हो जाना, उसे क्या बोल देता मृदा। जब जल द्वारा ऐसा हो रहा है तो जल क्षरण बोल दिया, और जब मृदा और जब वायु द्वारा हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया था, वायु क्षरण बोल दिया था। दो तरह से क्षरण बताया था, एक नेचुरल बताया था और एक कौन सा बताया था, एसिलेटेड मतलब त्वरित क्षरण बताया था। नेचुरल है वो नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने बताया था कि जैसे एक हजार साल लग जाते हैं 2.5 सेंटीमीटर की जो सोइल बनने में, तो आप समझ सकते हो कि ये नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जितना सोइल फॉर्म हुआ, जितना सोइल बनी उतनी ही क्या हो सकती है, वेदरिंग हो सकती है, मतलब वो क्या हो सकता है, क्षरण हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसीलिए तो इतने 2.5 सेंटीमीटर सोइल बनते हुए हजारों साल लग जाते हैं। तो ये नेचुरल सोइल है वो न तो किसान के लिए हार्मफुल है, न ही क्या है बेनिफिशियल है। ये एक मैनेज जो नेचर की प्रोसेस है, इसमें मतलब फार्मर का न बेनिफिट है न क्या है लॉस है। दूसरी वाली जो थी वो क्या थी, त्वरित थी, जो किसानों के द्वारा मतलब प्रमोट की जाती है। जैसे किसान है वो फसल चक्र नहीं अपना रहा है, किसान है वो पेड़ नहीं लगा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है दिन में दिन। देखो जैसे अभी जो रिपोर्ट आई है, जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें अपना एरिया और ही कम हो गया है। मतलब 4%, जो टोटल एरिया है उसका 4% हमारे यहाँ पे क्या है, वन है। तो क्या हुआ है, इसकी बहुत चिंताजनक बात है कि इतने ज़्यादा क्या है, ये कौन कर रहा है, किसान कर रहा है कि किसान पेड़ लगा तो रहा नहीं, और क्या कर रहा है, काटे जा रहा है। तो वो भी क्या कर रहा है, एक सोइल को प्रमोट कर रहा है, सोइल इरोजन को। और दूसरा ऐसे ऐसे फसल चक्र अपनी अपना रहा, जैसे पंजाब और हरियाणा में तुम देखोगे तो गेहूं के बाद धान, धान के बाद गेहूं, इस तरह से फसल चक्र अपना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सोइल इरोजन को, अगर मान लो कि तीसरी क्रॉप ले रहे हैं तब भी वो क्या लेंगे, मक्का लेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, सोइल इरोजन को प्रमोट करते हैं। मतलब लेग्यूमिनेसी क्रॉप को वो ऐड ही नहीं कर रहे, तो सिंगल जो क्रॉप रोटेशन है वही यूज कर रहे हैं। और मतलब इस तरह से क्या होता है, प्रमोट हो रहा है। और किस प्रकार से जल, आगे हमने पढ़ा था कि जल के प्रकार कितने, जल इरोजन के क्या थे, जो सोइल इरोजन होता है वो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू होता है, वो कितने टाइप से होता है। तो वो सबसे पहले पढ़ा था स्प्लैश, जिसको बौछार बोल देता, सीट हो गया, रील हो गया और गली हो गया, उसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब किस तरह से किसान है वो कौन से ऐसे प्रैक्टिस करें जिससे क्या हो जाता है, जो वाटर इरोजन है उसको क्या क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। हमने मृदा क्षरण में जल क्षरण की बात कर ली थी। अब जल से आगे बढ़ेंगे हम, जल क्षरण को किस तरह से, हम जल द्वारा होने वाले क्षरण को किस तरह से, कौन कौन सी विधियां हैं जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जल क्षरण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, मृदा संरक्षण की विधियों में सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जैविक विधियां, है ना। जैविक विधियों के थ्रू हम किस तरह से जल क्षरण को क्या कर सकता है, किसान कम कर सकता है, जिसको यूज करके किसान क्या कर सकता है, कम कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सस्य संबंधी विधियां, मतलब जो एग्रोनॉमिक मेथड है ना, उसको पढ़ेंगे। एग्रोनॉमिक मेथड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्रोनॉमिक मेथड को पढ़ेंगे। एग्रोनॉमिक मेथड में क्या है कि किसान ऐसी क्रियाएं करके, जैसे मतलब फसल को कंटूर में लगा के, जैसे मान लो कि कोई पहाड़ी एरिया है या पहाड़ ढलान वाला एरिया, उसमें कंटूर बना के खेती करे, या फिर वो मल्च लगा के खेती करे, या फिर जो सोइंग है वो किस तरह से, मतलब फसल चक्कर कौन सा अपनाए, टिलेज क्या करे, और घास की पट्टियाँ लगाई। मतलब इस तरह से बहुत सारे मेथड है जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस के थ्रू वो क्या कर सकता है, मतलब कम कर सकता है। एग्रोनॉमिक जो मेथड है, जो सस्य संबंधी विधियां हैं, उस जो कहाँ यूज की जाती है, मतलब किस एरिया में सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कंटूर है तो बहुत ज़्यादा ढलान वाला, जैसे ये पहाड़ सीधा है और तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंटूर बना के खेती करने की सोचो, तो ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी परसेंट ढलान होगी तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कंटूर बना सकते हैं, वरना हम लोग नहीं बना सकते। तो सस्य संबंधी विधियों में हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किसान है, कौन सा किसान सस्य संबंधी विधियों को कम करके यूज करके जो जल द्वारा क्षरण हो रहा है उसको कम कर सकता है। तो उसमें है ना, मतलब अगर ढलान है वो 2%, मतलब 2% से क्या हो, कम हो, 2% से अगर ढलान है वो क्या हो, कम हो, तभी वो सस्य संबंधी क्रिया क्या कर सकता है, अपना सकता है। अब सस्य संबंधी क्रियाओं में वो क्या कर सकता है, एक तो कंटूर मेथड यूज,
कंटूर मेथड क्या कर सकता है, कंटूर कंटूर बना सकता है, कंटूर मेथड यूज कर सकता है। दूसरा वो क्या कर सकता है, कंटूर की जगह वो क्या टिलेज भी यूज कर सकता है। टिलेज के अलावा वो क्या कर सकता है, वो मल्चिंग भी यूज कर सकता है, जो पलवार जिसको बोलते हैं वो भी यूज कर सकता है। फिर स्ट्रिप फार्मिंग मतलब पट्टी दार खेती भी कर सकता है, वो पट्टीदार खेती करके भी वो क्या कर सकता है, मतलब जो मर्दा द्वारा होने वाले जलचरण को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। और वो क्या कर सकता है, कंटूर मेथड कर सकता है, टिलेज अपना सकता है, मल्चिंग अपना सकता है, पट्टीदार खेती भी वो क्या कर सकता है, कर सकता है। और क्या कर सकता है, और है वो फसल चक्र भी यूज कर सकता है। ये इतने मेथड है जो किस में आएंगे, एग्रोनॉमिक मेथड में आएंगे, जिसको यूज करके है वो जल द्वारा होने वाले क्षरण को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अब कंटूर मेथड है वो हमें यूज कहाँ करना है, जहाँ पे क्या हो कंटूर हम कहाँ यूज करेंगे, एक तो हिली एरिया में यूज करेंगे। सबसे पहले तुम्हारा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि कंटूर है वो कौन से एरिया में यूज किया जाता है, जहाँ पे एरिया क्या हो, हिली एरिया, मतलब प्लेन एरिया में हम उसको यूज नहीं करेंगे। कौन से एरिया में यूज करेंगे, हिली एरिया में उसको सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा क्या यूज ही कंटूर का कहाँ है, हिली एरिया में। और कितना परसेंट स्लोप पे, ये सारी प्रैक्टिस है वो जो टिलेज है, मल्चिंग है, ये हम प्लेन पट्टीदार खेती को छोड़ के हम लोग फसल चक्र ये प्लेन एरिया में भी हम अपना सकते हैं, मृदाक्षरण को रोकने के, जल द्वारा होने वाले मृदाक्षरण को रोकने के लिए। पर कंटूर है वो कौन से हिली एरिया में ही यूज किया जाता है, जहाँ पे कैसा स्लोप हो, 2% से स्लोप क्या हो, कम हो, स्लोप कैसा हो, 2% से क्या हो, कम हो, वहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्य संबंधी जो क्रिया है वो कर सकते हैं। कंटूर में क्या होगा, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ में क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक कंटूर बनाएंगे। कंटूर का मतलब चबूतरा टाइप जैसा बनाएंगे, ठीक है, उसमें इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, और यहाँ पे क्या की जाएगी, खेती की जाएगी। इसका मकसद क्या होता है, जैसे ये कंटूर बना है, इसके नीचे क्या है, ये कंटूर है, इसके नीचे क्या है, ये कंटूर है, तो पानी जो यहाँ से बह के आएगा वो कुछ है वो ये फसलें रोक लेगी। फिर स्लोप है वो कहने का मतलब है जो रफ्तार है पानी की वो फसल द्वारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमारा जल द्वारा क्षरण होता है, मृदा क्षरण होता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से किसान क्या कर सकता है, कंटूर फार्मिंग के थ्रू क्या कर सकता है, मृदा क्षरण को क्या कर सकता है, रोक सकता है, क्या बना के, कंटूर बना के। और कौन कितने परसेंट, 2% जो स्लोप है उसमें वहाँ यूज कर सकता है। टीलेज में क्या होता है, जैसे जुताई वगैरह करके भू परिष्करण की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज करके भी वो कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुलाई अगस्त में हमें पता है कि जुलाई अगस्त में हमारे क्या आ जाता है, वैसे तो जून में ही आ जाता है, पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जुलाई अगस्त तक तेज बारिश है, जुलाई तक तेज बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। तब इसमें क्या होता है, अगर मई जून के महीने में, मई जून में क्या करें, किसान अगर जो खेत है उसकी गहरी जुताई करके, जैसे बारानी भूमि है उसमें गहरी जुताई करके क्या कर दें, गहरी जुताई करके उसको छोड़ दे, तो उसके जो पानी सोखने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इस तरह से टिलेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, मृदा क्षरण को कम कर सकते हैं। मल्चिंग में क्या होता है, मल्चिंग में ये होता है, मल्चिंग को हिंदी में क्या बोल देते हैं, पतवार बोल देते हैं। जैसे मल्चिंग में आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में जो है वो क्या है, मल्चिंग है। और सबसे ज्यादा ट्रेंड में मल्चिंग है कहाँ, कौन सी क्रॉप में, सब्जियों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मल्चिंग किसमें की जाती है, सब्जियों में की जाती है। मल्चिंग के रूप में किसान है वो पॉलीथीन भी यूज कर रहा है, मंच के रूप में क्या कर सकता है, किसान पॉलीथीन भी यूज कर सकता है। और क्या यूज कर सकता है, स्ट्रॉ भी यूज कर सकता है, जैसे जिसको हम लोग गेहूं का स्ट्रॉ होता है वो यूज कर सकता है। धान की जो पराली है उसको भी यूज कर सकता है। जो मस्टर्ड है, अभी सरसों है, उसकी थ्रेसिंग होगी तो उससे जो कचरा बनता है उसका भी वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। किस तरह से, जिस तरह से ये बनाया खेत, ये आपके जैसे सब्जियों में सबसे ज्यादा अभी तरबूज लगने वाला, अभी तरबूज लगा रहे लोग, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वो पॉलीथीन इधर इधर बिछा देता है और यहाँ पे छेद होते हैं। इस तरह से तुमने लोगों ने देखा होगा एक निश्चित दूरी पर क्या होता है, छेद होते हैं और किसान द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, फसल को सोइंग कर दी जाती है। मतलब जो भी फसल लगाना चाहता है, चाहे वो खरबूजा लगाना चाहता हो, चाहे वो टमाटर लगाना चाहता हो, या फिर वो तरबूज लगाना चाहता हो, यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, पॉलीथीन है वो लगा दी जाती है।
होती है वो कैसी होती है, 25 mm की होती है। जो पॉलीथीन है वो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज होती है ना वो ब्लैक भी होती है और वाइट भी होती है। मतलब ये दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है वो वाइट है, उसके बाद ब्लैक है और उसके बाद क्या है, वाइट है। उससे किसान को क्या बेनिफिट है, एक तो बरसात आएगी तो बरसात डायरेक्ट किस पे अटैक नहीं होगी, मृदा के कण पे अटैक नहीं होगी, और मृदा के कण पे अटैक नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, मृदा अपने भौतिक जो रूप है उससे अलग नहीं हो पाएगा, मृदा क्षरण होने से बच जाएगा। दूसरा किसान को क्या बेनिफिट है, दूसरा तुम लिख सकते हो कि इससे क्या हो जाता है, जैसे सर्दी में अगर कोई क्रॉप लगानी चाहिए तो वो लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर है वो क्या कर देती है, ये पॉलीथीन बढ़ा देती है और उससे बीज उगने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। तीसरा क्या है, एक तीसरा कारण क्या है, यहाँ पे वो ये क्या नहीं उगने देती, वीड को नहीं उगने देती, जितने भी वीड उगते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, वीड को भी क्या कर देती है, ये रोक देती है। तीसरा यहाँ से क्या होता है, हमें पता है कि पानी का लॉस है वो दो तरह से पानी का लॉस होता है। जो यहाँ पे नाली है ना, यहाँ पानी दिया, यहाँ पानी देंगे हम, या तो आप लगाओ ड्रिप, अगर ड्रिप नहीं लगा रहे तो यहाँ पानी दो और यहाँ पानी दो, तो ये पानी है वो अगर मान लो कि यहाँ से पर पॉलीथीन कवर नहीं हो तो क्या होगा, एक तो होगा इवापोरेशन और एक क्या होगा, ट्रांसपायरेशन। ये दोनों क्या है, लॉस ऑफ वाटर है ना, पानी का क्या होना, लॉस ऑफ वाटर, इन दोनों को क्या बोल देते हैं, लॉस ऑफ वाटर बोल देते हैं। दोनों के ही थ्रू क्या हो जाता है, इवापोरेशन होगा तब भी पानी का लॉस होगा और ट्रांसपायरेशन होगा तब भी पानी का लॉस होगा। मतलब लॉस ऑफ वाटर, जब कोई भी लिविंग का मतलब क्या, जैसे पेड़ पौधे फसलें वगैरह हैं उनसे अगर पानी का लॉस हो रहा है, जैसे उनसे क्या हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। जैसे कोई पेड़ है तो उसके जैसे हम लोग कोई भी पेड़ है तो उसके थ्रू जब हम उसके नीचे बैठते हैं, जैसे अभी गर्मी आने वाली है तो गर्मी में हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें कैसा फील होता है, बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उससे ट्रांसपायरेशन हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है, उड़ रहा है पानी, है ना। और जो अगर नॉन लिविंग जैसे जमीन है ना, जो जमीन वैसे नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे पर नॉन लिविंग जो सरफेस है उससे क्या हो रहा है, कि जो पानी का लॉस हो रहा है हम उसको क्या बोल देंगे, इवापोरेशन बोल देंगे। जैसे मान लो कि तुमने पौधे को क्या दिया, 100 लीटर पानी दिया ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर पानी का ही यूज करता है पौधा ना, जो बाकी जो 90% पानी बच जाता है उसको वो क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो जाता है। इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पानी को इवापोरेशन के थ्रू होने वाले लॉस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें पानी देने की भी क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। एक हमारा जो पौधा है, यहाँ पे तुमने जैसे टमाटर लगा रखा है तो टमाटर के यहाँ पे नीचे जब फ्रूट लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है पौधा, तो टमाटर के जो है फ्रूट है वो यहाँ नीचे लगेंगे तो नीचे लगेंगे तो इसके कोई भी फंगस भी अटैक नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे जो बेनिफिट है जो तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और जो मेन कारण था जो समझाने का वो क्या था, मृदा जल जो क्षरण था उसको रोकना। किस तरह से रोकता है, क्योंकि जब हम मल्च लगा देंगे तो डायरेक्ट वर्षा की बूंद है वो जमीन पे नहीं गिरेगी, और जमीन पे नहीं गिरेगी तो क्या होगा, सोइल इरोजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो गया। पट्टीदार खेती में क्या है, जैसे पट्टीदार खेती में क्या है, जैसे ये तुम्हारा खेत है, ये जैसे ये यहाँ पे तुम्हारा खेत है, इतने में तुम खेती कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे पहाड़ों पे भी तो धान वगैरह, गेहूँ वगैरह, मक्का वगैरह लगाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्या कर रखा है, मक्का लगा रखा है किसान के थ्रू क्या कर रखा है, किसान ने क्या लगा रखा है अपने खेत में, मक्का लगा रखा है। और हमें पता है कि अगर वो क्या कर ले, अगर वो मक्का की लाइन यहाँ लगाई और यहाँ पे भी मक्का लगाया है तो क्या जो पानी ऊपर से बह के आएगा तो इनके सीधे यहाँ से निकल जाएगा, पानी यहाँ से नहीं रुक पाएगा। तब किसान क्या करे कि एक में क्या लगा रखा है, ऐसी क्रॉप जो क्या करती है, सोइल इरोजन को क्या करती है, परमिट करती है। मतलब परमिट का मतलब क्या, परमिशन देती है कि सोइल इरोजन हो जाए, उसे कोई वो नहीं रोकेगी, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया, ये सारे क्या करते हैं, सोइल इरोजन को बढ़ाते हैं। एक तरह से तुम ये मानो कि सीरियल क्रॉप, अनाज वाली फसलें हैं वो क्या करती है, सोइल इरोजन को बढ़ाती है। तो इसलिए तुम लोग एक पट्टीदार खेती का मतलब यह है कि दूसरी पट्टी में तुम क्या लगा दो, जैसे यहाँ पे तुमने क्या लगा रखा है, मक्का लगा रखा है,
तो दूसरी में मक्का क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, मूंग लगा दो। मूंग को हिंदी में और दूसरा नाम मूंग का क्या नाम है, ग्रीन ग्राम। दूसरा क्या नाम है मूंग का, ग्रीन ग्राम है। ग्रीन ग्राम भी लगा सकते हो, ब्लैक ग्राम भी लगा सकते हो। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, उड़द को बोलते हैं। और रेड ग्राम भी लगा सकते हो। रेड ग्राम किसको बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं। रेड ग्राम किसको बोलते हैं, अरहर को। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, उड़द को ब्लैक ग्राम बोलते हैं। ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, मूंग को बोल देते हैं। हॉर्स ग्राम किसको बोल देते हैं, हॉर्स ग्राम है वो कुलेथी होती है, उसको क्या बोल देते हैं, हॉर्स ग्राम बोल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आईसीआर का एग्जाम होता है, जेट का एग्जाम होता है, उसमें पूछा जाता है कि मूंग, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है, इसमें आसानी से तुम नंबर ला सकते हो। जैसे ग्रीन ग्राम तुम्हें पता है कि मूंग है, ग्रीन कलर का। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, उड़द का, क्योंकि उड़द का कलर ही क्या है, रेड, ग्रीन जो ब्लैक है। और रेड अरहर है, उसका कलर कैसा है, रेड, इसलिए उसको क्या बोल दिया, रेड ग्राम बोल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनेसी क्रॉप है, लेग्यूमिनेसी जो भी क्रॉप है उसकी जड़ें गहरी जाती है, मिट्टी को क्या करती रहती है, जकड़े रहती है, और इसका मिट्टी पे फैलाव भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पहले तो इसका जो फोलिएज है वो रोकेगा, फिर उसकी जड़ें हैं वो भी मतलब मिट्टी को अपने साथ नहीं जाने देगी, आगे पानी के साथ बहने नहीं देगी। तो इस तरह से तुम्हारे क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन को तुम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। अब यहाँ इसीलिए तुम क्या समझ लो, फसल चक्र कि फसल चक्र, जैसे मान लो कि यहाँ तुमने मक्का लगाया, अब ऐसा नहीं तुम करोगे कि खरीफ में तुमने यहाँ पे मक्का लगा लिया तो रबी में तुम लोग क्या कर लोगे, वीट लगा लोगे, ऐसा तुम नहीं करोगे। वीट यहाँ पे अगर तुम लोग अगर मक्के की जगह अगर तुम खरीफ रबी में क्या लगा रहे हो, वीट की जगह तुम और कुछ लगा लो, सरसों लगा सकते हो, धनिया भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा एरिया जैसे पहाड़ी एरिया में धनिया वगैरह बहुत लगता है, तो तुम धनिया लगा सकते हो, गोभी लगा सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसी क्रॉप लगा सकते हो जो अनाज वाली नहीं है, जो सोइल को क्या करती है, इरोजन होने से रोकती है। मतलब फसल का चक्कर अपना रहे हो, तो उसी फैमिली की फसल नहीं लगा के दूसरी क्रॉप तुम क्या कर रहे हो, लगा रहे हो। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये आपकी हमारी सस्य संबंधी विधियां, किस सस्य संबंधी विधियां हैं, उसमें क्या किया जाता है, कहाँ अपनाई जाती है, जहाँ पे कैसा स्लोप हो, 2% से कम स्लोप हो, वहीं यूज किया जाता है। कंट्रोल फार्मिंग होगी, टिलेज हो गया, मल्चिंग हो गया, पट्टीदार खेती हो गई, फसल चक्कर हो गया। उसके बाद में जो जैविक विधियां हैं उसमें दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है घास संबंधी उपाय, है ना, घास संबंधी उपाय। जैसे मैंने ये तुम्हें बताया, जैसे तुम पट्टीदार खेती नहीं करना चाहते, ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे पानी पट्टीदार खेती नहीं करना चाहते, तो तब तुम क्या कर सकते हो, या फिर तुम्हारी वहाँ की जो पहाड़ी एरिया है वो ऐसा है कि वहाँ पे सोइल है वो थोड़ी सी क्या है, सैंडी, या फिर जिसका इजीली क्या हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, या फिर इजीली को क्या हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है उसका। तो उस वाले में तुम क्या करो, एक जो हमने लेग्यूमिनेसी क्रॉप लगाई थी, दो दाल वाले फसलों की क्या लगाई थी, एक क्या लगाई थी, पट्टी लगाई थी, उसी जगह तुम दूब घास लगा सकते हो, अंजन घास लगा सकते हो, या फिर मतलब उस एरिया की ऐसी घास, जैसे दूब घास है वो सब जगह चल पड़ती है, तो तुम क्या कर सकते हो, दूब घास। और दूब घास का हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, जो सोइल को क्या करती है, बांध के रखती है और सोइल इरोजन होने से बचा देती है। इस तरह की जो खेती होती है, इसके लिए इसके क्या बोलते हैं, एक ऐसी फसल जो क्या है, जो कमर्शियल क्रॉप है, और दूसरे साथ में क्या लगाना, घास लगाना। तो ये घास किसके काम आ जाएगा, ये पशुओं के चारे के लिए काम आ जाएगा, और ये तुम्हारी फसल है वो मेन फसल है। तो इस तरह की जो फार्मिंग होती है उसे क्या बोल देते हैं, ले फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग को क्या बोल देते हैं, ले फार्मिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि ले फार्मिंग किसको बोलते हैं, मेन फसल के साथ में किसको लगाना, घास की पट्टियां लगाना, घास को लगाना, ये क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पेड़, है ना, ट्री का तो तुम्हें पता ही है कि अगर जिस तरह ये तुम्हारा खेत है, ठीक है, अगर तुम्हें सोइल इरोजन, जैसे तुम्हारा खेत का थोड़ा स्लोप ज्यादा है, तो तुम लोग क्या करो, जैसे राजस्थान एरिया में है, राजस्थान जैसा अपना एरिया है, तो उसमें क्या है, तुम लोग खेजड़ी लगा सकते हो, रोइडा लगा सकते हो, शीशम लगा सकते हो। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एक जैसे अनइवन कभी भी पेड़ है वो अगर तुम लोग अपने हिसाब से लगा रहे हो ना, तो कभी भी तुम क्या नहीं लगाओ, अनइवन
फसल अनइवन है ना, वो क्या नहीं लगाओ, पेड़ नहीं लगाओ, हमेशा क्या लगाओ, एक पंक्ति में लगाओ और एक जियोमेट्रिक पैटर्न में लगाओ। जिससे क्या होगा, जिससे आने वाले टाइम में जैसे हम वायुक्षरण पढ़ेंगे तो हमें क्या है, जैसे बारिश से भी, जैसे ये हुआ, इस खेत से पानी यहाँ जा रहा है, स्लोप है वो इसका इधर है, नीचे की तरफ है, तो ये वाली स्ट्रिप है, ये पानी को रोक लेगी, आगे नहीं जाने देगी। और इसी तरह से क्या होगा, जब हवा तेज होगी, जैसे मई जून के महीने में बहुत तेज आंधियां चलती है, तो ये विंड वेलोसिटी है, जो विंड की तो तेज रफ्तार है, उसको कम करके भी सोइल को इरोज होने से क्या कर लेगी, बचा लेगी। तो इसके 2-3 फायदे हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा किसमें लगानी चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न में हमें ट्री लगाना चाहिए, पेड़ लगा के। अब हम मृदा जल क्षरण को किस तरह से रोक सकते हैं, जैसे पेड़ लगाए, इसकी बहुत सारे फायदे हैं। तो डायरेक्ट तो क्या है, जो बारिश की बूंदें हैं वो डायरेक्ट तो पड़ेगी नहीं, पहले किस में पड़ेगी, पेड़ के फॉलेज में पड़ेगी, फिर वो क्या करेगी, नीचे जाएगी, और इतने में उसकी रफ्तार है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और पानी और मृदा को पानी सोखने की टाइम मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, जल क्षरण को बचा सकते हैं। तो ये आज थी जैविक विधियां जो मृदा क्षरण को रोकती है, जिसमें हमने एक एक करके पढ़ ली है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मैकेनिक जो विधियां हैं उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था मृदा क्षरण व संरक्षण। मृदा क्षरण व संरक्षण में हमने मृदा क्षरण पढ़ लिया था, मृदा क्षरण में जल द्वारा होने वाला क्षरण पढ़ लिया था, और उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे कि उसको किस प्रकार से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, कुछ लेवल तक हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं मृदा क्षरण को, जल द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को। उसमें हमने एक विधि पढ़ ली थी जिसमें है जैविक विधि, मृदा संरक्षण की जैविक विधि का हमने अध्ययन कर लिया था। और जैविक विधि में हमने सस्य संबंधी जो क्रियाएं थी, उसमें सस्य संबंधी क्रियाएं थी उसको पढ़ लिया था, और जो घास लगाते हैं, घास के साथ फसल लगाना, ले फार्मिंग जिसको बोलते हैं, वो भी पढ़ लिया था, वृक्षों के द्वारा वो भी पढ़ लिया था, टिलेज भी, मतलब इस तरह से हमने क्या कर लिया था, जैविक विधि कंप्लीट कर ली थी। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि का मतलब ये है कि जिसमें ऐसी विधि यूज करना, हम लोग ऐसे कोई मेथड यूज करना है जिसमें किसका यूज किया जाता है, यंत्र का यूज किया जाता है मृदा जल संरक्षण को रोकने के लिए। तो हम उसमें मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियों में हम अध्ययन करेंगे क्यारी या थाला बनाना, मतलब किस तरह से क्यारी या थाला बना के हम मृदा जल संरक्षण को कम कर सकते हैं, अधोभूमि की गहरी जुताई करके हम किस तरह से कर सकते हैं, कंटूर टेरेस बनाना, मतलब इसकी किस तरह से कर सकते हैं, और कंटूर खाई बनाना इसकी किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये, जैसे एग्रोनॉमिक मेथड थे, जो जैविक विधियां थी, हम उनके बारे में क्या कह रहे थे, हम उनके बारे में ये कह रहे थे कि हम जैविक विधियां तभी अपनाएंगे, किसान है वो जैविक विधि तभी अपनाएगा जब उसके खेत का स्लोप क्या हो, 2% से क्या हो, कम हो। अगर 2% से ज़्यादा है तो वो जैविक विधियां जो अपनाएगा, जो सबसे एग्रोनॉमी जो टिलेज वगैरह अपनाएगा, तो कंटूर वगैरह बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर उसका स्लोप क्या है, 2% से क्या है, ज़्यादा है। अगर उसका 2% से ज़्यादा है तो वो कौन सा मेथड यूज करेगा, कौन सी विधियाँ यूज करेगा, यांत्रिक विधि यूज करेगा। यांत्रिक विधि में भी वो मतलब अपने स्लोप के अनुसार वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें किसका यूज किया जाता है, यंत्र का यूज किया जाता है, और उसमें क्या है कि कौन से एरिया में यूज किया जाता है, तो जहाँ पे क्या हो, मोर देन, है ना, कितना, मोर देन मतलब 2% से ज्यादा क्या हो, स्लोप हो, वहां पे क्या किया जाता है, जो यांत्रिक विधियां है वो यूज की जाती है मृदा जल संरक्षण को मृदा जल संरक्षण को रोकने के लिए। तो सबसे पहले क्यारी है वो किसी न किसी यंत्र से बनाएंगे। जैसे क्यारी को हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोल देते हैं, तो बेसिन लिस्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। जैसे क्यारी है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, फिर ये तुम्हारा खेत है, मतलब पहाड़ है, हो सकता है इतना ही स्लोप होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2% से ज्यादा हो गया। 2% से इसमें क्या है, जैसे तुमने यहाँ पे खेती करनी स्टार्ट की, तो यहाँ पे खेती करनी स्टार्ट की, हमें पता है कि हमारी क्रॉप है, चाहे हम लेग्यूमिनेसी क्रॉप भी क्यों नहीं लगा दें, क्योंकि वो
पानी का जो बहाव है उसको क्या नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी। तो उसमें किसान के द्वारा क्या बना दिया जाता है, या तो छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती है, या फिर क्या बना जाते हैं, गहरे थाला बना दिया जाता है, मतलब इस तरह से गोल गोल बना दिया जाता है, जिससे क्या होगा, पानी बह के आएगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और आगे वाली फसल, आगे वाली जो हमने कंट्रोल बनाया है, जो जिस स्ट्रिप में फसल लगाई है उसमें क्या हो जाएगी, रफ्तार उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मृदा क्षरण होने से बच जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अधोभूमि की गहरी जुताई। अधोभूमि को क्या बोलते हैं, सबसोइल, सबसोइल। ठीक है, सोइल हमको किसको पढ़ेंगे, ये सोइल वाले लेसन में पढ़ेंगे कि कितने मतलब सोइल हम किसको बोलेंगे। तो अधोभूमि को क्या बोलते हैं, सब सोइल बोलते हैं, और सब सोइल को तोड़ने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब सोइलर यूज किया जाता है। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, सब सोइलर, मतलब सब सोइल को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, सब सोइलर का यूज किया जाता है। जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था सोइल प्रोफाइल हमने पढ़ रखी थी, सोइल प्रोफाइल, सोइल प्रोफाइल में कितने ओरिजिन, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, इस तरह से हमने पढ़ रखे थे। तो मैंने तुम्हें बताया था कि 30 सेंटीमीटर है, 30 से 60 सेंटीमीटर है ना, 30 से 60 सेंटीमीटर पे जाके क्या हो गई थी, एक लेयर बन गई थी, एक हार्ड परत बन गई थी। तो उस परत को तोड़ ये क्या होगी, सब सोइल होगी। ठीक है, 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पे कौन सी सोइल आ जाती है, सब सोइल आ जाती है, और अधोभूमि आ जाती है। और अधोभूमि तोड़ने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, सब सोइलर का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये बाढ़ है, ये हमारा खेत है, ठीक है, ये स्लोप है। अगर हमने यहाँ पे 30 से 60 सेंटीमीटर की गहराई पे जो हार्ड लेयर है हम उसको तोड़ देते हैं, तो आने वाला पानी है जो बह के पानी आ रहा है वो क्या होगा, इस सॉइल के द्वारा ये सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी, और इस सॉफ्ट सॉइल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो जिससे वो बहाव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा हम कितनी दूरी पे करते हैं, लगभग 90 से जो बीच में एक, जैसे ये यहाँ पे हमने सब सॉइल तोड़ी है नीचे की, यहाँ के बाद में 90 से 180 सेंटीमीटर, मतलब अगर हमारी जो कम है, अगर स्लोप कम है तो हम तब तो हम क्या करेंगे, 90 सेंटीमीटर। अगर स्लोप हमारा ज़्यादा है तो हम लोग अगर हमारा स्लोप ज़्यादा है तो 90 सेंटीमीटर की का ही डिस्टेंस रखेंगे, एक सब सोइल लाइन के बीच में और सब सोइल लाइन के बीच में, दूसरी सब सोइल लाइन के बीच में। और अगर स्लोप कम है तब तो ज़्यादा है तब तो हम 90, और अगर कम है तो 180 सेंटीमीटर का हम गैप रखे। दोबारा 30 से 60 सेंटीमीटर के जो नीचे हार्ड लेयर बनी हुई है सब सोइल अधोभूमि है, उसकी क्या कर देते हैं, उसको सोख कर देते हैं, जिससे आने वाले पानी को क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। उसके बाद में क्या है, कंटूर टेरिस बनाना। कंटूर टेरिस में क्या है, कंटूर टेरिस है वो जहाँ अपना जाता है जहाँ पे क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, स्लोप हो। स्लोप बहुत ज़्यादा स्लोप का मतलब क्या है, अगर 16 से लेके 33% तक स्लोप हो, ऐसा एरिया जहाँ बहुत ही स्लोपी एरिया हो, मतलब जो ढलान है वो क्या हो, तिरछा हो, है ना, स्लोप है वो बहुत तिरछा हो। तो हम उस वाले एरिया में अगर कोई किसान है वो खेती करना चाहे तो किस कौन सा मेथड यूज करेगा, कंटूर टेरिस बना के। कंटूर टेरिस बनाना, तो कंटूर टेरिस हम कैसे, किस वाले एरिया में बनाएंगे, जहाँ पे स्लोप कैसा हो, 16 से 33% का जो स्लोप हो, वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, वहाँ पे फार्मर कौन सा वाला मेथड यूज करके खेती करेगा, कंटूर टेरिस बना के वो खेती करेगा। किस तरह से बनाएगा, ये जैसे सपोज करो तुम्हारा क्या है, खेत है, और इसमें क्या करेगा किसान, यहाँ पे चबूतरे टाइप इस तरह से क्या कर लिया जाता है, टेरिस बना दिया जाता है, और वहाँ पे उसके द्वारा क्या किया जाता है, खेती की जाती है चबूतरों पे, जिससे एक चबूतरे दो चबूतरे के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या करता है, जो वाटर के जो वाटर फ्लो है उसको क्या कर देता है, जो उसकी रफ्तार है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अब आते हैं कंटूर खाई बनाना। कंटूर खाई में क्या होता है, जैसे जिस तरह से चबूतरे बनाए हैं वहाँ पे हम लोग उसके साथ में क्या बना सकते हैं, खाई बना सकते हैं, जो 60 सेंटीमीटर क्या हो सकती है, जो 60 सेंटीमीटर तक क्या हो, चौड़ी हो, और 30 सेंटीमीटर तक क्या हो, गहरी हो। ऐसे हम क्या बना देते हैं, खाई बना देते हैं। और जिससे खाई में क्या हो रहा है, पानी आएगा और वो खाई में क्या करेगा, गिरेगा, और जिससे क्या आगे वाले बहने वाले पानी का क्या हो जाएगा, रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये फसल हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, और सॉइल भी क्या नहीं होगा,
कर सकते हैं, यांत्रिक विधियों में भी, यांत्रिक विधियों का यूज करके हम लोग खेती कर सकते हैं। किसान है वो मृदा द्वारा होने वाला क्षरण को क्या कर सकता है, मृदा क्षरण है वो क्या हो सकता है, कम किया जा सकता है। क्या क्या क्यारी बना के, थाला बना के, अधोभूमि की गहरी जुताई करके, कंटूर टेरिस बना के, कंटूर फैलाना। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि ये मेथड है वो वही किसान अपनाएगा जहाँ पे क्या हो, स्लोप क्या हो ज़्यादा हो, जहाँ पे पहाड़ी एरिया क्या हो ज़्यादा हो, जहाँ के पहाड़ क्या हो बहुत ही तिरछे हो, मतलब स्लोप है वहाँ पे क्या हो ज़्यादा हो, तब हम वहाँ पे किसान क्या यूज करता है, मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियाँ यूज करता है। और कंटूर टेरिस ऐसा मेथड है जहाँ पे 16 से 33 मतलब 16 से 33% स्लोप हो, वहाँ पे कंटूर टेरिस बनाए जाते हैं।